नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो है हम जेल यात्रा को यानी कि जेल के जो संयोग है वो किस तरह के होते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है हमने एक पूरी की पूरी एक वीडियो सीरीज़ बना रखी है जिससे आप जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हो। हमने एक वीडियो से यानी कि प्रथम वीडियो से लेके जो है वो 33 वीडियो तक की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने हर भाव के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताया है। तो वो प्लेलिस्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी जिसके द्वारा आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। अब जब हम जेल यात्रा की बात करते हैं तो जेल यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पे जो अशुभ ग्रह होते हैं और साथ में जो 12th हाउस है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है, जेल भी है और आपका जो है वो जीवन में होने वाले कुछ न कुछ जो लगातार खर्चे हैं या लगातार एक जगह पे ठहरना है, जैसे विदेश में रहना या आपका जो है खर्चे को दिखाना, जैसे कि आपके पेनल्टी के रूप में लग जाना, तो वो आपको 12th हाउस दिखाता है। यानी 12th हाउस का जो कसपल सबलॉर्ड है। अब जेल यात्रा को कौन कौन से ग्रह सिग्निफिकेट करेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे जो अशुभ ग्रह हैं नेचुरल, जैसे राहु केतु शनि, वो आपके जो हैं वो इन भावों को यानी कि जेल यात्रा से संबंधित चीज़ों को सिग्निफिकेट करेंगे। साथ में हमारी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर एक जो जस्टिस का जो भाव होता है यानी कि 9th हाउस, जैसे आपके सामने ये जो जन्म कुंडली आ रही है इसमें अगर हम न्याय का बात करते हैं, न्याय हमें किसके द्वारा मिलेगा, जैसे कि भगवान के द्वारा मिले या फिर जो है हम कोर्ट केस कचहरी के द्वारा लें, तो 9th हाउस जो है उसमें अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा होता है जैसे राहु केतु शनि, तो आपको क्या होता है कि उस समय में यानी कि अपने जीवन में एक बार जो है हम कोर्ट केस कचहरी के यानी कि उनसे न्याय के लिए जानने का योग बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये सारे आपको जन्म कुंडलियों में मिले, लेकिन आपको देखोगे तो आपको 70-80% कुंडलियों में इस तरह के योग जरूर मिलेंगे। तो आपके सामने ये ग्रह हो गए हैं। अब इनकी दशा अंतरदशा में या ये ग्रह जितने बुरे होंगे उतने ही हमारे पास जो है वो केस ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि आपको इसे कैसे एनालिसिस करना है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको पूर्ण रूप से सीखते हो तो आपको पूर्ण रूप से इसको जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो भी जातक को जेल यात्रा होनी है, शादी होनी है या फिर व्यापार में लाभ होना है, वो लग्न पे होना है। तो लग्न के प्रोमिसेस हमेशा देखिए। तो आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है इसमें आप देखिए तो लग्न का जो कसपल सबलॉर्ड है वो वीनस बना है, यानी कि वीनस एक जन्म कुंडली का अच्छा ग्रह। अगर आपका यहाँ पे कसपल सबलॉर्ड खराब ग्रह बनता है जैसे राहु केतु शनि, तो आप ये माने कि आपको कोई ना कोई डेंट जो है वो जीवन में जरूर लगेगा। शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र यहाँ पे अगर देखते हो तो शनि के नक्षत्र में और राहु के उप नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपको जो है वो अशुभता हो गई, डेंट एक थोड़ा सा लग चुका है। अब यहाँ पे शनि जो है वो शुक्र जो है वो अनटैलेंटेड है और शुक्र जो है वो पहले 5वें 8वें तीनों घरों का कसपल सबलॉर्ड है। यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र यहाँ पे हमें 12, 4, 6, 7 और 8 यानी कि हमें बहुत ही बुरे परिणाम दे रहा है, यानी कि 12, 6, 7, 8 यानी 6, 8, 12 जैसे परिणाम देता है। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है जेल यात्रा का वो है कि 12th हाउस का कसपल सबलॉर्ड अपनी पोजीशन से 12th हाउस में बैठा हो या फिर लग्न में बैठा हो और वो अपने सिग्निफिकेटरों में 3, 8 और 12, 3 का मतलब है कि अपने घर से बाहर यानी कि आपका जो मातृभूमि या जो आपका घर है उससे बाहर होना, 8 का मतलब है पेनल्टी, आपका अपमान होना और आपको जो है वो पीड़ा होना, जैसे कि जेल में रहना तो पीड़ा होना। 12वें घर का मतलब है कि आपको एक लगातार एक ऐसे जो अदृश्य समाज में अदृश्य जगह पे रहना, जैसे कि वनवास जिसे हम कहेंगे, जैसे हम विदेश जाते हैं तो एक वनवास टाइप का योग होता है, भगवान राम को जो वनवास मिला था, तो 12वां घर इस तरह का आपको जो है अज्ञातवास देता है जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, जो फैमिली नहीं है, और वहाँ पे जाके रहना। तो यानी कि 3, 8 और 12 के संयोग, तो हमें यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें 12, 6, 7, 8 के संयोग मिले हैं, तो ये बहुत अशुभ हो गया है। यहाँ पे इतना ही नहीं देखेंगे, आगे भी चलेंगे। तो शुक्र का जो नक्षत्र था वो शनि था। शनि हमें यहाँ पे दे रहा है 3, 12, 3, 11, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 11 प्लस पॉइंट आया है, तो एक 4 भी हमें प्लस पॉइंट भी आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जेल होगी तो हम वहाँ से निकलेंगे भी, यानी कुछ समय के बाद ये जो भी है। तो यहाँ पे हमें लग्न का कसपल सबलॉर्ड हमें ये इस तरह का प्रॉमिस करता है कि जातक को अपने जीवन में, अब ऐसे प्रॉमिस मिला है तो इसका मतलब है कि जातक को अभी जीवन में कभी ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। तो जैसे कि जातक की जब भी कोई दशाएं आती है या उस दशा का सिग्निफिकेटर कोई बुरे होंगे, जैसे मैं अगर इस जातक की बात करता हूँ तो अगर मैं इसकी दशाओं को देखता हूँ तो हमें यहाँ पे शुक्र, शनि और अगर आप राहु को भी देखते हो तो राहु 3, 3 और 12, तो 3 का प्रॉमिस हमें मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जातक को यहाँ पे थोड़ा बहुत एक सिग्निफिकेंट बनता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसे जातक को हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन 9वें घर में जो केतु मिलता है तो या राहु शनि मिलता है तो जातक न्याय के लिए वहाँ पे भी जाने का योग बनाता है। तो यहाँ पे आप सब चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलोगे तो आपको जरूर लाभ होगा। अब हम इसी चीज़ को हम 12th हाउस के कसपल सबलॉर्ड के ऊपर भी जाके देख लेते हैं। तो जो 12th हाउस का जो कसपल सबलॉर्ड है यहाँ पे
वो राहु बना। तो आप जानते हो कि राहु एक अशुभ ग्रह है। तो ये तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप जब चीज़ें लेके चल रहे हो, आपके सामने जब जन्म कुंडली आई है तो आपने सोचा है, तो इसका मतलब है कि आप अशुभता देख रहे हो। अब यहाँ पे राहु बना, एक अशुभता हो गई। इस घर के अंदर शनि बैठा है जन्म कुंडली में, तो वो भी एक अशुभता है। अब राहु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो वो आपका यहाँ पे जो है वो तीसरे घर को सिग्निफिकेट करता है, और राहु के ही नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। राहु 10वें और 12वें घरों का कस्पल सबलॉर्ड है। तो यहाँ पे राहु तीसरे घर के को सिग्निफिकेट करता है, ऑक्यूपाइड कर रखा है, और अपने नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्रों में है। तो राहु यहाँ पे 3, 3, 10, 1 और 2 दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई जेल का योग नहीं है। अब राहु अपने नक्षत्र में तो 3, 3, 10 और 1 का योग देगा, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे राहु जो है वो गुरु के उप नक्षत्र में, तो गुरु यहाँ पे जो है वो दे रहा है आपका 3, 10, 1, 3, 5 और 9। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो राहु के द्वारा इस तरह की परेशानी नज़र नहीं आ रही है कि भाई जातक को जेल हो, लेकिन राहु यहाँ पे तीसरे घर को स्ट्रांगली सिग्निफिकेट कर रहा है तीनों बार में। तो हमें जब लग्न का प्रॉमिस मिल गया है, उसके बाद 12th हाउस का जो इस तरह का प्रॉमिस मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया लगाते हैं कि भाई जातक के जीवन में जो है वो इस तरह की घटना हो सकती है। अभी विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो क्या विदेश यात्रा हो जाएगी या जेल यात्रा हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे कि भाई हमारे सामने जब जन्म कुंडली आती है तो उसमें जो भी ग्रह की दशा चलती है, जिसमें हम अशुभ ग्रहों को ले लेते हैं, जैसे अगर सिंह लगन की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ है, साथ में शनि अशुभ है, तो ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा हम देख लेते हैं कि भाई इनमें कोई ऐसा टाइम तो नहीं है। ये हम अपने लेवल पे ही इसको फलादेश कर रहे हैं कि कुंडली को बताना की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि जब हमारे पास कुंडली आती है तो हम अगर लग्न में अशुभता देखते हैं तो जातक के साथ ये होगा जीवन में, तो हम अपने लेवल पे इसको जो है फलादेश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई जातक की अशुभ दशा, जैसे कि हमने देखा कि सूर्य की दशा लग्नेश की ये अच्छी है, इसके बाद चंद्रमा की जो है 12वें घर की दशा है और चंद्रमा के घर में शनि बैठा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया लेके इसको पूरी की पूरी दशा में आइडिया लेते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा देखते हैं, तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पे 4 और 12 के संयोग दे रहा है केतु के नक्षत्र में और केतु के ही उप नक्षत्र में। तो हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्लू मिलता है कि भाई चंद्रमा कुछ गड़बड़ कर सकता है। चंद्रमा हमें यहाँ पे 9, 4 और 12, तो ये तो विदेश यात्रा का योग है, कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, केतु यहाँ पे देखो 9, 9 और फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो अलग ही रूपरेखा बना रखी है, यानी कि 4, 1, 2, 3, 6, 8, 12, 11, यानी कि शुभ और अशुभ दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 3, 8, 12 जैसे संयोग भी हमें मिल चुके हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें अशुभता तो यहाँ पे मिली है, यानी कि जातक को अशुभता के परिणाम मिले हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हम केतु के नक्षत्र, केतु के उप नक्षत्र में, तो यहाँ पे विदेश यात्रा भी हो सकती है या फिर जेल यात्रा भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे मिल गया है कि भाई ये जो चंद्रमा है वो अपनी दशा में अशुभता तो दे सकता है। अब हम उसमें और आगे चलते हैं कि भाई राहु हमारा दे सकता है, क्योंकि इसमें जो अशुभ ग्रह आएंगे उसी में चलेंगे। तो राहु दे सकता है क्या, गुरु दे सकता है क्या, या शनि? तो राहु के हम पूरी रूप से ट्राई कर लेते हैं। तो राहु हमारे 3, 3, 10 दे रहा है और राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो यानी कि ये शुभ है, तो हम राहु को यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं शनि के ऊपर। 2013 में जो शनि है वह, तो शनि के ऊपर अगर हम आगे आते हैं तो शनि यहाँ पे 3, 12, 3, 11, 6, 7 और 8 यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो लग्न का जो प्रॉमिस है, उसके बाद महादशा का जो प्रॉमिस था, उस महादशा के प्रॉमिस को ये अंतरदशा का प्रॉमिस जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा है। अब 12वें घर के द्वारा हमें जो 3 घर मिला था, हमने जो छोटा सा सिग्निफिकेट लिया था, वो इस टाइम पीरियड में हमें मिल रहा है कि 2013 में जातक के साथ इस तरह की अशुभ घटना हो सकती है। अब हम इतना ही नहीं देखेंगे, हमें क्या करना है कि भाई ये तो जातक किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इस तरह का जो है वो आपको मिल जाएगा समीकरण, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे जेल यात्रा हो सकती है। अब हम थोड़ा सा शनि का नक्षत्र उप नक्षत्र भी देख लेते हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर में बैठा है और बुध के नक्षत्र और चंद्रमा के उप नक्षत्रों में। बुध यहाँ पे हमें 3, 3, 10, 3, 11, तो ये तो लाभ भी दे रहा है, और चंद्रमा हमें 9 और 12 के संयोग, तो 3 और 12, और यहाँ पे जो शनि जो दे रहा है वो आपका 6, 7, 8, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से शनि अशुभ है, यानी कि हमें जेल यात्रा के योग बना रहा है। अब 2013 के अंदर शनि आया है, जो 2013 से लेके और 2015 तक चलेगा। अब इस टाइम पीरियड में हम देख लेते हैं कि गोचर में कौन से ग्रह, क्योंकि गोचर के बिना घटना घटित नहीं हो सकती, तो आपको गोचर को देखना है। अब गोचर को कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास गोचर के लिए एक टैब है, इस पे जाएंगे और हम यहाँ पे जाके हम सीधा यहाँ पे 2013 लगा देंगे, यानी कि 28 जनवरी हमें यार अक्टूबर से लगा है, तो हम यहाँ पे ये मान लीजिए कि 2014 ही लगा देते हैं। ये लो, जनवरी हो गया, ठीक है। अब हमने देखा है कि भाई हमारा चंद्रमा और शनि इन दोनों ग्रहों का देखना है। अब
जो जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो बैठा है आपका यहाँ पे 9 नंबर राशि पंचम घर में आपका धनु राशि में। अब धनु राशि में चंद्रमा के ऊपर कौन है? चंद्रमा के ऊपर उस समय शुक्र चल रहा है जो लगन का स्पंद समझौता, कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है, ठीक है। अब आपको यह देखना कि चंद्रमा पे कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे शनि की एक अशुभ दृष्टि है, 1, 2 और 3। तो यानी कि उस समय शनि उच्च का था, तुला राशि में था, जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है और ये अपने दशा स्वामी यानी कि महादशा नाथ के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ पीड़ा होने का योग बन सकता है, यहाँ पे ये चीज़ समझने का योग है। दूसरा कि इस चंद्रमा के ऊपर और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो देखिए केतु 7वीं दृष्टि, यहाँ पे 8वीं और 9वीं। तो इस केतु की हमारे इस चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है। चंद्रमा यानी कि हम अगर अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं तो चंद्रमा 0 डिग्री का है, केतु जो है वो 8 डिग्री का है। इसका तात्पर्य है कि केतु अगर इससे थोड़ा छोटा है यानी कि 6 डिग्री का केतु जो है इससे रिजल्ट दे सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जन्म कुंडली का धनु राशि के अंदर चंद्रमा बैठा है उसको गोचर में बैठा हुआ केतु अपनी 9वीं दृष्टि के द्वारा, यहाँ पे आप गोचर वाले चंद्रमा को ना देखें क्योंकि यहाँ पे हम जो है धनु राशि के अंदर आप जो है इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें आप लगन को बढ़ा लीजिए। जैसे हमने 6 बढ़ाया, यहाँ पे हमने ये देखो अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ये बैठा हुआ केतु जो है यानी कि गोचर में जो केतु बैठा है वो क्या करेगा, यहाँ पे 7, 8 और 9 तो 9वीं दृष्टि से इस चंद्रमा को यानी पंचम घर के बैठे अपने चंद्रमा को देगा, गोचर वाले को नहीं, क्योंकि ये तो गोचर वाला तो 2-2.5 दिन में बदल जाएगा, लेकिन हमारी जन्म कुंडली के इस चंद्रमा को देख रहा है। शनि जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से यानी कि शनि जो है वो तुला में है तो यहाँ पे है तो 1, 2 और 3 तो इसको देख रहा है। शनि जो है वो हमारी जन्म कुंडली में कहाँ चल रहा है? जन्म कुंडली के सूर्य के ऊपर, बुध के ऊपर, राहु के ऊपर और मंगल के ऊपर, यानी 4 ग्रहों के ऊपर चल रहा है और राहु भी यहीं पे चल रहा है। तो जातक का एक तरह से देखा जाए तो गोचर बहुत भयानक बुरा हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को इस चंद्रमा के जो है वो शनि और धनु देख रहे हैं। अब जो जन्म कुंडली में जो शनि बैठा है यहाँ पे आपका कर्क राशि में, इसको कोई अशुभ ग्रह देख रहा है क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि नहीं है, राहु की यहाँ पे आ गई 7, 8 और 9 नहीं है। इसके बाद शनि की जो है वो यहाँ पे देखते हैं तो शनि की 7, 8, 9 और 10 यानी कि शनि की जन्म कुंडली के शनि के ऊपर गोचर वाले शनि की दृष्टि है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे दशा स्वामी और अंतर दशा स्वामी को गोचर में चलने वाले दोनों अशुभ ग्रह राहु केतु शनि देख रहे हैं। अब राहु के ऊपर राहु गोचर कर रखा है, बहुत पीड़ा है, और शनि यहाँ पे कर ही रखा है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब हमारी दशा अंतरदशा अगर प्रोमिस कर देती है तो हम सिर्फ उतने में ही नहीं रहेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ के जो है वो इस तरह के योग को देंगे। अब इस तरह के जो कठोर योग बन जाते हैं तो जातक जो है वो उपाय के लिए भी नहीं आता है, जातक जो है वो जन्म कुंडली दिखाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो घटना जो है वो पूर्ण रूप से इतनी कठोर बन चुकी है कि आपके ऊपर लागू हो जाएगी। उसमें जैसे ये 3-11 अगर अच्छा होता कहीं 1-2 और, तो आप कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के पास आते और आपका कोई ना कोई उपाय करा के वहाँ से आप बच जाते। तो यहाँ पे हम इस तरह से जेल यात्रा का सहयोग देख सकते हैं। आप इसे बारीकी से देखिए तब आपको समझ में आएगा। इसमें दशा अंतरदशा साथ में जो है वो आपके गोचर को भी, बिना गोचर के, अब मान लीजिए कि शनि ने प्रॉमिस तो कर दिया, चंद्रमा ने प्रॉमिस कर दिया, लेकिन गोचर में इनके ऊपर कोई ग्रह ही नहीं है अशुभ, तो फिर वो दशा अंतरदशा में क्या होगा कि आपको अपने रिलेटिव, अपने मित्र या अपने कोई व्यक्ति हो उनके द्वारा जो है वो जेल यात्रा, मतलब जेल के अंदर जाना आना, उनके साथ में जो है मान लीजिए कि उनके ऊपर कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है तो उनके साथ जाना, गवाही के तौर पे जाना, अपने गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या कोई ऐसी कोई भी प्रक्रिया के लिए, या कोई आप ये मानिए कि आपको कोई प्रॉपर्टी मैटर है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको प्रॉपर्टी के कोई कागजात बनाने, तो उस संबंधित मैटरों में आप घूम सकते हो। वो जेल यात्रा नहीं है, आप पुलिस में, थाने में, अपने मित्रों के साथ, तो वो योग यहाँ पे बन के रह जाएगा। अगर आपके गोचर बुरा होगा तो आपको वहाँ पे फिर पड़ताड़ना जरूर मिलेगी। इसमें अगर आप वैदिक ज्योतिष से देखते हो तो 64वां नवमास 22वां दरेश कांड भी लगाओ तो आपको और ज़्यादा शुद्धता मिलेगी, और डिग्रियों के अंतराल को लगाओगे तो आपको वो एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि भाई ये टाइम आया, इसी पे हमें घटना घटित हो गई। तो आज का जो वीडियो था कष्ट मूर्ति पद्धति के ऊपर जो है वो जेल यात्रा के ऊपर बनाया, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।